बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और इस वक्त अगर देखें तो शहर क़ाइद के अंदर ऐसा लगता है कि खेलों का मेला सा लग गया है। और अगर सिंध हुकूमत अगर देखें तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कराची के अंदर खेलों पर। और साथ साथ है क्योंकि कल से बाकायदा तौर पर हमने देखा कि सिंध पिंक फुटबॉल चैम्पियनशिप लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड पर आगाज़ हो गया है। और जिसमें हम देख रहे हैं कि 16 टीमें शिरकत कर रही हैं और 9 टीमें इंटीरियर सिंध की हैं और 7 टीमें कराची के हैं। इसका बाकायदा कल आगाज़ हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। एक अच्छा साइन है कि कराची के अंदर फुटबॉल ख़वातीन के लिए परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एक अहम इजलास आज ICC का होने वाला था और वो अब मुलतवी हो गया। इस हवाले से भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे कि ऐसा लगता है कि देर होती जा रही है और शेड्यूल अब तक का फाइनल नहीं हुआ है ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का। इस पर भी बात रहेगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कबड्डी की क्या सूरत हाल है, क्या सिंध के अंदर क्या टीमें इस वक्त अपनी कारकर्दगी दिखा रही हैं, इस हवाले से भी अपने शो के अंदर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं गुलाम यासीन साहब है जो सदर है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और उनके साथ साथ है शकील यामीन कांगा साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, कॉलम निगार हैं और काफ़ी तवील अरसे से सहाफ़त से मंसूब हैं। तो इनसे भी बहुत सी बातें आज हम करेंगे और ख़ासकर मैंने इनको इसलिए मदऊ किया और मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये तशरीफ़ लाए हैं और इनसे आज क्योंकि आज फुटबॉल को मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा और शकील साहब सबसे ज़्यादा फुटबॉल को बहुत ज़्यादा अपने कॉलम जो निगारी करते हैं उसमें उन्हें आर्टिकल पर लिख रहे होते हैं। उसके साथ साथ है जो एनालिस्ट तौर पर कहीं पर वो अपने बयानात दे रहे होते हैं तो वहाँ पर भी फुटबॉल को बड़ा फोकस करते रहते हैं। दुनिया भर के टूर्स कर चुके हैं, दुनिया भर में वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं फुटबॉल का। वो सब कुछ आज जानेंगे जी शकील यामीन कांगा साहब से। और सबसे पहले मैं उन्हीं की तरफ चलता हूँ। शकील साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक्स। और जिस तरह आप फुटबॉल में इंटर है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर फुटबॉल टीम इस वक्त अगर बनी तो शायद ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा तजुर्बा उस टीम से ज़्यादा आपको होगा। इसमें कोई शक नहीं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया भाई, शुक्रिया आपका। दूसरा ये कि जो आपने फ़ुटबॉल की बात की, देखिए मैं एक जनरल चीज़ आपको बताऊँ कि फ़ुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। ना सिर्फ मकबूल तरीन खेल है बल्कि सबसे ज़्यादा खेला जाता है और इसमें जितना पैसा इस गेम में है उतना किसी गेम में नहीं है। क्रिकेट की तो हम बात करते हैं ना, क्रिकेट में भी इतना पैसा नहीं जितना फ़ुटबॉल में। और आप पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का वो लेवल नहीं है जो एक होना चाहिए। अभी आप देखिए, आपने बात की सिंध ख़वातीन की जो सिंध पिंक फुटबॉल, कल बिलावल भुट्टो साहब ने उसका आगाज़ किया और एक ख़ती रकम का भी ऐलान किया, एक बॉक्सर थे उसके लिए भी। तो बहरहाल एक पीपल्स पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से और एक सिंध जो गवर्नमेंट है उनकी, मुराद अली शाह साहब उसके भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इनको चाहिए कि अपने कम से कम अपने प्रोविंस में फ़ुटबॉल की इतनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं कि बच्चे आएँ खेलने के लिए। और लियारी तो एक हब है, एक गढ़ है स्पोर्ट्स का जहाँ से बेहतरीन बॉक्सर्स फुटबॉलर्स निकले हैं। तो बहरहाल इनको इनिशिएटिव उन्होंने लिए, अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, कल बड़े ऐलानात वो कर रहे थे शकील यामीन कांगा साहब, और क्योंकि फ़ुटबॉल का जिक्र चल रहा है और अगर हम देखें तो फुटबॉल सिर्फ लियारी में नहीं, इस वक्त अगर देखें तो मलीर में भी बहुत ज़्यादा खेली जा रही है। मलीर से भी बहुत से बच्चे निकल रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मलीर नहीं बल्कि सेंट्रल में भी अभी ये DFA सेंट्रल वाले एक इवेंट करा रहे हैं, टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसमें भी अच्छी खासी टीमें एंटर हुई हैं। तो ओवरऑल अगर कराची की हम बात करते हैं, कराची के मेरा ख्याल है कि कितने 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट में अगर ये सब कंबाइन हो करके इवेंट्स कराएं तो टैलेंट बहुत है आपके पास। अगर आप सही मानों में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें तो यहाँ से भी रोनाल्डो अपना क्या कहते हैं और दूसरे जो फुटबॉलर हैं, शोहरत याफ्ता फुटबॉलर, वो बेशक। अच्छा, शोहरत याफ्ता फुटबॉलर की आप बात कर रहे हैं। पिछले दिनों ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी हमने देखा कि गैर मुल्की फुटबॉलर्स भी आए और ऐसा लगता है कि इन फुटबॉलर्स को जो है सितारा मिल गया वहाँ पर, ऐसा लग रहा था उन फुटबॉलर्स को देख कर। तो शकील साहब, कितना ज़रूरी होता है गैर मुल्की जो नामी गिरामी फुटबॉलर है वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसा फुटबॉल देखते हैं कि वाकई, और फिर देखते हैं कि टैलेंट यहाँ मौजूद है, क्योंकि इसी टैलेंट से हम देखते हैं 2-3 बच्चे लीग भी खेल रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपने अच्छी बात की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि गैर मुल्की बड़े फुटबॉलर जितने इंग्लैंड के और इधर अपना जो भी आए, इनको बुलाया जाता है पैसा कमाने के लिए। अगर इनको सिंसियरली बुलाया जाए और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग दी जाए ना, तो इनसे बहुत से हमारे खिलाड़ी इंस्पायर हैं और ये भी हमारे टैलेंट से इंस्पायर हैं, समझें। तो
अगर प्रॉपर वे में काम हो ना, ये नहीं हुआ आ गए उनको बुला लिया 2-3 दिन के लिए, फुटबॉल को किक लगाई, फुटबॉल फेंक दी उन्होंने और दे दी बच्चों को। ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत एक समझ लें कि पैसा बनाने का खेल है ये वो लोग जो ये काम कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको आपके टैलेंट को आगे निकालें। अच्छा शकील साहब, टैलेंट की बात हो रही है, निकालने की बात हो रही है, क्योंकि ख़वातीन का कल से आगाज़ हुआ है इस टूर्नामेंट का। इसमें मैं ज़रूर पूछूंगा इंटीरियल में कितना टैलेंट देखते हैं, क्योंकि 9 टीमें हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इंटीरियल की खेल रहे हैं और ख़वातीन प्लेयर्स, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें शायद ऐसा लगता है कि अब भी हम उस माहौल से बाहर नहीं निकले कि ख़वातीन को हम आगे के लिए प्लेटफॉर्म दे सकें। इंटीरियल की मैं खासकर बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कल नज़र आ रही थी हमें, और 9 टीमें इस वक्त शिरकत कर रही हैं इस इवेंट के अंदर। अच्छा, आपने फिर एक अच्छी बात की है, मेंस के साथ साथ वुमेंस फुटबॉल भी टॉप पे जा रहा है दुनिया भर में। अभी लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, मैंने कवर किया, वहाँ पर गया था। मैं देख रहा था वो वाकई में कि वहाँ पे उन लोगों ने अपनी अकेडमीज़ बनाई हुई हैं और ख़वातीन खिलाड़ियों को, जो बच्ची छोटी छोटी बच्ची होती हैं 10-10 11-11 साल की, उनको ट्रेन कर रहे हैं। और ये इतनी हाइप क्रिएट थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ उनका फुटबॉल वर्ल्ड कप कराने से इकनॉमी बूस्ट हुई, बल्कि दुनिया भर के लोग वहाँ आ करके उसकी सेहत में भी इजाफा होता है। और मैं आ जाता हूँ सिंध की तरफ। आपने जो कहा, कल जो इवेंट का पिंक फुटबॉल का इफ्तिताह हुआ, उसमें 9 टीमें इंटीरियर सिंध की हैं। अच्छा, उनकी सिंध की ख़वातीन जो उनकी ऑर्गेनाइज़र्स थी, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने इंतहाई अफसोस का और उसका तजस्सुस का इज़हार किया कि हमारे पास वो सहूलियात नहीं है, हम मट्टी पे खेलते हैं। वहाँ इंटीरियर में ये बच्चियाँ आ गई, ये लोग टीमें लेकर आए, ये बड़ी बात है। और टैलेंट है तो लेकर आए ना। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से सीएम साहब से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के बारे में एक बात कहता हूँ कि भाई वो कहीं नज़र नहीं आते, समझे ना। हालांकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर को तो जितने भी आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे राब्ते में रहना चाहिए, उनसे सजेशन लेनी चाहिए कि स्पोर्ट्स के हवाले से आप हमें भी कुछ बताएं। तो मैं इनको ये कहूँगा कम से कम वो एक्टिव रहें। बड़े प्रोग्राम थे, कल बिलावल भुट्टो जरदारी का प्रोग्राम था तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वरना आप भी जर्नलिस्ट हैं, ऐसा ही है। आपने देखा उनको कभी, मेहर को? बहुत कम है इवेंट्स पे नज़र आ रहे हैं, नज़र नहीं आते। और वो एक उन्होंने बहरहाल स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देखें, अगर माशरे को पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाना है तो आपने ये मिसबत सरगर्मी जो स्पोर्ट्स है ना, इसको फैलावा देना। बिल्कुल, मिसबत सरगर्मियों को हमें फैला के रखना है। और ऐसा लगता है कि कराची में फैला हुआ तो ज़रूर है, इस पर मज़ीद और बात भी रहेगी हमारी। और हमारे साथ ग़ुलाम यासीन साहब भी मौजूद हैं, सदर हैं सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, और इनकी तरफ चलते हैं। यासीन साहब, सबसे पहले तो आपका भी थैंक्स है प्रोग्राम में आने का। और जिस तरह कबड्डी अगर हम देखें, क्योंकि आपको भी सदर का ओहदा इस वक्त मिल चुका है सिंध कबड्डी एसोसिएशन की जानिब से, तो कबड्डी कितने पेश रफ्त कर रहे हैं आप लोग कबड्डी के खेल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। कहते हैं कि कराची खेलेगा तो पूरा पाकिस्तान खेलेगा। आप देखें कि एक्टिविटीज़ हमारी अब स्टार्ट हुई हैं, पहले भी हो चुकी थी। अब आप देखें कल जैसे कांगा साहब ने अभी आपके सामने कहा कि फ़ुटबॉल की पिंक की स्टार्ट हुई है, वो लियारी से स्टार्ट हुई है। इसी तरह हमारी कबड्डी भी मुख्तलिफ अभी जो कायदे आज़म इंटर प्रोविंस गेम्स हो रही हैं इस्लामाबाद में, इनकी हमने ट्रायल की थी। अब इस वक्त भी इस्लामाबाद के जाने के लिए हमारी टीम तैयार बैठी है। 13 को वहाँ पे ओपनिंग है और इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को हमारा वहाँ का इवेंट टूर्नामेंट है। और उसमें हमने काफ़ी मेहनत की, कराची से लेके कश्मीर तक के हमने खिलाड़ियों को उस पर साथ किया है। और माका साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल है, वो इस टीम को लीड करके लेके जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने प्रीमियर गर्ल्स कॉलेज में ख़वातीन का कबड्डी का एक ट्रायल किया था। और मेरी लास्ट टाइम भी आपके साथ स्पीच हुई थी कि हम कोशिश करेंगे कबड्डी को हम बहुत कराची के छोटे बड़े जगहों पे इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि बच्चियों में बहुत टैलेंट है। टैलेंट हमारे हर छोटी बड़ी जगहों पे मौजूद है, हमारे खिलाड़ियों में मौजूद है। वो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। अब मौसम अच्छी हो गई है, उसके साथ साथ मैं ये बात इंतहाई शौक़ से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मौजूदा सेक्रेटरी लाशर साहब जो तशरीफ़ लाए हैं बहुत अच्छे हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स में आते ही बहुत सी चीज़ें हैं जो बंद की हैं, और वो चाह रहा है कि मैं अपने स्पोर्ट्स में उन नौजवान बच्चों को इंट्रोड्यूस करूं। आप देखें कि कौन सी चीज़ें बंद कर दी आप कह रहे हैं अभी कि बहुत सी चीज़ें बंद कर दी हैं? देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको
نہ لایا جائے تو اچھا ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اب جو سیکریٹری موجودہ آئے ہیں اس نے آتے ہی اسپورٹس کے بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا. آپ نے دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسروں کو ان کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ میں اپنے پروگرام کرنے جا رہے ہیں, فٹ بال ہو, ہاکی ہو, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بیڈمنٹن ہو, چیس آپ نے دیکھیں کہ بہت اچھا جا رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی سے لے کے کشمیر تک مختلف ڈسٹرکٹ میں پروگرام ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب آپ دیکھیں کہ یہ قائد اعظم کی جو ہمارے انٹر پروونس گیم ہو, اس کے بعد کراچی میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ کبڈی ایسوسی ایشن پروونس سندھ کے جو ٹیم کے پلیٹفارم سے ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں نیشنل ٹیم کے. اچھا, ساتھ ساتھ کیونکہ نیشنل گیمز بھی کل بھی میں سن رہا تھا کہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ فروری میں جو ہے نیشنل گیمز کراچی میں ہوں گے, اور ایک طویل عرصے کے بعد 17-18 سال کے بعد میرا خیال میں نیشنل گیمز کراچی میں منعقد ہوں گے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ہر سال ہر ٹینیول جو ہے نا, ہر 2 اور 3 سال کے بعد ہر پروونس کا ایک ٹینیول آتا ہے, اس میں نیشنل گیمز ہوتی ہیں. لاسٹ ٹائم کوئٹہ میں ہوتے, اس مرتبہ ٹینیول یہ سندھ گورنمنٹ کو ملا ہے اور سندھ پروونس جو ہے نا اس کو سکسیزفل کر رہی ہے. موسم اور حالات کی وجہ سے دیکھیں ڈسمبر 19 دسمبر تک تو ہم مصروف ہیں انٹر پروونس قائد اعظم ٹرافی میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل گیم ہماری جو ہو رہی ہیں اس میں بہت سی ہم نے تیاریاں شروع کر رکھی ہیں. کافی حد چوک ہیں. ہمارے سیکریٹری مسٹر احمد علی راجپوت صاحب اور اصغر بلوچ, حمید بلوچ اور مختلف خالد رحمان صاحب اپنے حساب سے کام کرتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد متوقع ہے کہ کیونکہ فیبروری میں ہر حال میں ہم نے یہ گیم کرانے کے, مارچ میں رمضان شریف آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو فیبروری تک اس کو لانچ کر دیں. چلیں فروری تک لانچ کر دیں. شکیل یامین کانگا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیونکہ نیشنل گیمز بھی یہ کافی کور کر چکے ہیں. لاسٹ ہے 34ویں نیشنل گیمز جو کوئٹہ میں منعقد ہوئے تھے, ان میں بھی بہت سے اگر ہم دیکھیں تو کھلاڑیوں کو معاملات صحیح ہوتے دکھائی نہیں ہے. ٹی اے ڈے کا مسئلہ آخری تک رہا, ٹریک سوٹ کا مسئلہ آخری تک رہا. کیا 17 سال کے بعد ہم اچھی میزبانی کر سکیں گے سندھ کے اندر؟ شکیل یامین کانگا صاحب, اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری تو موجود ہوتے نہیں ہیں, اور اگر یہی صورتحال رہی اسپورٹس منسٹر کی کہ اسپورٹس منسٹر گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے, کل بھی بڑے دعوے کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ 16-17 سال کے بعد ہمارے پاس سندھ میں نیشنل گیمز آ رہا ہے اور اس کی میزبانی کے لیے بھی ہم تیار ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو اسپورٹس منسٹر ہیں سردار بخش مہر صاحب وہ گراؤنڈز پہ موجود نہیں ہوتے ہیں, اور یہی صورتحال رہی تو نیشنل گیمز کے لیے جو مسائل کوئٹہ میں ہوتے رہے ہیں, شاید ایسا نہ ہو کہ جو 17 سال کے بعد ہے کراچی میں ہونے جا رہا ہے نیشنل گیم, اس کے لیے بھی پریشانی ہو. آپ دیکھیں نیشنل گیم ظاہر سے ایک بڑا ایونٹ ہے جس میں پاکستان بھر سے کھلاڑی آتے ہیں, اور وہ اس توقع اور اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ کم از کم ان کے رہائش کی, ان کا جو ڈیلی ہوتا ہے اس کی, اور دوسرے مسائل حل ہوں. مگر المیہ یہ ہے کہ گیم کا اعلان کرا دیا جاتا ہے اور ان کو بلا لیا جاتا ہے, مگر ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے یہ تکلیف دہ ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے, آپ بھی تھے وہاں پر, انہوں نے اعلان کیا کہ سردار بخش مہر, ہاں, تو کہ بھئی ہم اس کو فروری میں کروا لیں گے, اور اچھی خاصی رقم بھی انہوں نے اعلان کیا تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم جو پیسہ ان کے لیے اعلان کرتے ہیں ان کو دیا جائے, ان کے اوپر نہ کہ دیکھیں ایک ایسا پروسیس بنائیں جو صحیح طریقے سے ان کو ٹریک سوٹ اور جو شوز ہیں فلانا ہے, جو بھی ان کی ضروریات ہے, ڈیلیز ہیں, ان کے آنے جانے کا خرچہ, ان کے کھانے پینے کا, تو اگر صحیح ایک کمیٹی بنائے نا جو جنون لوگوں پہ مشتمل ہو اور وہ اپنا کام کریں, نہ یہ کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دیے, میرے ہاتھ میں دے دیے, اپنے ہاتھ میں دے دیے, تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ادھر ادھر بانٹنا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح نہیں ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو یقیناً اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں, اور یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ہمارے شہر قائد کے اندر ہو رہی ہیں اور اس پہ ہمارا بڑا فوکس بھی رہا ہے. اور کیونکہ لاسٹ اگر ہم دیکھیں تو سندھ گیمز بھی منعقد ہوئے تھے اور اس میں فوکل پرسن کی حیثیت سے آپ بھی کام کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے نیشنل گیمز کرا سکیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ سندھ گیم جو ہے نا ہماری ٹرائل تھی نیشنل گیم کے, اور الحمدللہ ہم اس میں ٹرائل میں سکسیزفل ہوئے. بہت سے اب 4,500 سے زیادہ ہمارے کھلاڑی اس کراچی شہر میں تشریف لائے تھے, اور الحمدللہ بہت ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اور ان کو ٹی اے ڈی اے ٹریک سوٹ وغیرہ دیے. دیکھیں اتنے بڑے کراؤڈ میں اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے باعث ٹیسٹنگ ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل گیم میں جیسے کانگا صاحب کہہ رہے ہیں بہت سی کمیٹیاں بن چکی ہیں, اور وہ کمیٹیاں بنیں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ
इंशाल्लाह बायस फ़ख्र होगा कि इस मरतबा जो सिंध में गेम्स हो रही हैं इसमें उम्मीद है किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम उन जो सिंध गेम में जो तकलीफ़ या प्रॉब्लम हुए थे उन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए अब हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। मुख्तलिफ आप देखेंगे डेली हमारे ओलंपिक हाउस के एच में अहमद अली राजपूत और मुख्तलिफ जितने हमारे ओलंपियन हैं आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं कि ये कमेटी यूँ बनेगी, डॉक्यूमेंटेशन हम कर चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा एक टेक्निकली ये वापस आ जाए, क़यादत इंटर प्रोविंस टीम में वापस आ जाए तो हमें थोड़ा सा ट्रायल का भी टाइम मिल जाएगा। और ये अच्छा है हमारी गेम्स हमारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स के लिए कि क़यादत में इंटर प्रोविंस में जो गेम है उसमें भी हमें सीखने का मौका मिला। और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथी हैं और हमारे मीडिया के लवर्स भी हैं, मीडिया को कवर करते हैं। इंशाअल्लाह देखेंगे कि हमारे इस प्रोविंस में वो मेडल्स गोल्ड मेडल ना आएंगे। सवाल मैं आपसे करूंगा गुलाम यासीन साहब है कि सिंध गेम्स के अंदर पैरेलल बॉडी को भी शामिल किया गया था और उनको भी उनके प्लेयर्स भी खेलते दिखाई दिए थे और अब क्योंकि नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं इसके लिए क्या इक़दामात हैं? क्या एक दफ़ा फिर इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी कि पैरेलल बॉडी के प्लेयर्स को भी मौका आप लोग देंगे? क्योंकि बाकायदा इससे बेनिफिट ये रहा कि हमें अच्छे प्लेयर्स इवेंट के अंदर देखने को मिले। शहजाद मोइन साहब पैर जो बॉडी है वो हम लास्ट टाइम ख़त्म कर चुके थे क्योंकि जब दो अपोजिट खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं तो नुकसान हमारे खिलाड़ियों का होता है। खिलाड़ियों को मद्देनजर रखते जो पैरेलल हमारी बॉडीज़ थी उनको हमने बिठा के क्योंकि उस वक्त केयर टेकर मिनिस्टर डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब थे, मैं उनके साथ था और साथ में स्पोर्ट्स पर्सन भी था मैं, तो साथ ही उनको हमने बिठाया। हमने वो बॉडी बहुत सी बॉडी को हमने जम किया। आप देखें जूडो को हमने ख़त्म करके एक ही बॉडी बना दी। इसी तरह हमारे एक और हम इस मिनी स्पोर्ट्स के जो लोग थे उनको हमने मिला के एक हमने कर दी टीम। एक आध टीम शायद मेरे नज़र में एक आध टीम रह गई जो पैरेलल बॉडी कहला रही है। हम कोशिश करेंगे इसमें उनको भी हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन प्लेटफॉर्म ला के वो बॉडीज़ को ख़त्म करें और इससे नुकसान हमारे खिलाड़ियों का हो रहा है, हमारे यंगर्स का हो रहा है, हमारे यूथ का हो रहा है, नुकसान खिलाड़ियों को होता जा रहा है। शकील यामीन कांगा साहब इसी की तरफ आऊँगा इसी हवाले से। और जो पैरेलल बॉडी होती है आप समझते हैं कि अक्सर हम देखते हैं जो पैरेलल ग्रुप होता है उसके प्लेयर्स बड़े अच्छे होते हैं, जो हुकूमत जिनको लीड कर रही होती है, जो फेडरेशन के तहत चल रहे होते हैं, वो प्लेयर शायद ऐसे नहीं होते हैं कि शायद हम उन पर निसार कर सके कि वो प्लेयर जाके पाकिस्तान के लिए मेडल्स हासिल कर सके। अच्छा, जो आप पैरेलल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं मैं आपको बताऊं कि ये अलमिया है हमारे मुल्क का ना, कि इस मुल्क में माजरत के साथ मेरी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि पैसा बनाने की एक दौड़ चल पड़ी है। अब हमारी जो एक जैसे अहमद अली राजपूत साहब बता रहे हैं कि हमारी एक सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं और महर बख्श साहब उसके सदर हैं, तो होना तो यही चाहिए कि ये जो बॉडी है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, ये ख़ुद अपने आप को आगे लाए और बेहतर खिलाड़ी जो है ना वो चूज़ करे। अच्छा, इनमें अहमद अली साहब का इसमें कोई फाल्ट नहीं है, बहुत मेहनती आदमी है, काफ़ी अच्छा आपने मेहनत की बात की उनकी शकील साहब है और मैं इस बात का गवाह हूँ कि शकील साहब है कि अहमद अली राजपूत सुबह अगर 9 बजे भी किसी ग्राउंड पर इवेंट हो रहा है और वो वहाँ पर मधु हैं तो मैं देखता हूँ कि हमसे ज़्यादा एक्टिव वो होते हैं कि वो सुबह के टाइम पे वहाँ मौजूद होते हैं इस उम्र के अंदर भी। मैं यही बात बता रहा हूँ ना, अहमद अली राजपूत एक फिगर है, बड़ा फिगर है, उसने बहुत काम किया है। अब उनको कम से कम ये चीज़ें जो हैं अपने जो जूनियर्स हैं जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। वो ही हर जगह में हर फील्ड में नज़र आते हैं। तो आपने जैसे पैरेलल दूसरी बॉडीज़ की बात की, हमारी दूसरी जो इनके पैरेलल बिल्कुल उनके पास, और वो इवेंट कंटिन्यू इवेंट कराते रहते हैं स्कूल्स में। देखें मैं एक बात बता दूं, जब तक आप अपना लेवल ग्रास रूट से नहीं निकालेंगे ना खिलाड़ियों को तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, समझे ना, आपका स्पोर्ट्स तबाह हो जाएगा। और हो रहा है हमारे यहीं स्कूल्स हमारे देखें, जो हमने स्कूल से खेल के ही आगे बढ़े थे ना हम लोग, और हमने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली, मगर आज सूरत हाल है कि एक 4-4, 5 120 गज पे 80 गज के ऊपर स्कूल बने हुए। जब स्कूल 80 गज पे होगा, 120 गज पे होगा, 240,
वहाँ कहाँ खेलने की शकील भाई सहूलियात बड़ी हैं? अच्छी बात आपने कही, और मैं काफ़ी स्कूलों को भी कवर करता हूँ, और मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर आपने जिस तरह जिक्र किया ना कि 120-80 गज पे स्कूल्स बने हुए हैं, उनके पास तो ग्राउंड्स भी नहीं है, और मैंने बहुत से इवेंट ऐसे देखे हैं कि वो स्पोर्ट्स गाला अपने करते हैं साल में एक दफ़ा, और ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड्स पे कहीं किसी ग्राउंड को उन्होंने बुक किया और उसके बाद 1-2 रोज़ के लिए वो उस ग्राउंड पे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स किया और फोटो सेशन किया, और साल भर की फ़ीस बच्चों की जो है उन्होंने अपनी जेब में रख ली। इसी तरह सूरत हाल चल रही है, तो शायद फिर वही बात आ गई, तो हमारे पास ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स कहाँ से निकलेंगे? हाँ, वो 2 दिन के लिए नहीं, 1 दिन के लिए 4-5 घंटे, सुबह 10 बजे आगाज़ करते हैं, 5 बजे निपटा के चलो जी। ये उनकी सूरत हाल है। तो ये जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जनाब जो भी इसके एजुकेशन से मुतालिक लोग हैं, मैं गया था, मैंने इन्वेस्टिगेट भी किया था, मगर वहाँ पुरसाने हाल कोई नहीं है, समझे ना। अपनी अपनी उन्होंने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। भाई पहले इस सिस्टम को सही कर लो, कंटिन्यू एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्पोर्ट्स की ना। छोटे बच्चे, मैं आपको बताया ना, अभी दुनिया भर में, मैं ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा क्रिकेट अकेडमी बनी हुई, 10-10 साल के बच्चों को मैं देख रहा था यार, इतने एक्टिव थे वो, कुछ कहने की नहीं। हमारे यहाँ स्कूल में तो है ही नहीं ना वो चीज़, तो कहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और मैं शायद इसी पे थोड़ा सा आता हूँ। आज मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा था, और उस पर शकील यामीन कांगा साहब मुआवजा कराया गया 2-3 टीमों का, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और उस पर हम देख रहे थे एज वाइज उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई थी कि अंडर 13 का प्लेयर्स ये है और हमारे मुल्क का ये इतने अंडर 13 का प्लेयर है, और ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। तो हमने तो अपना सिस्टम पहले से ही ऐसा लगता है कि ख़राब किया हुआ है, तबाह कर दिया, स्पोर्ट्स तबाह है हमारे यहाँ। मोइन साहब अच्छा प्रोग्राम किया, बल्कि इसके ऊपर आप रखें, स्कूल्स के जितने जो लोग हैं ना, उनके एक्सपर्ट, उनको बुलाएं, और साथ में जो अपने जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है उनको भी बुलाएं, पूछें उनसे ज़रा यार ये आप क्या कर रहे हो। देखें, माशरे का मिसबत चेहरा जो है ना स्पोर्ट्स है। अगर खेल होंगे तो माशरा सेहतमंद रहेगा, और उसी के थ्रू आपको एक सेहतमंद माँ भी मिलेगी। सेहतमंद माँ बेहतर माशरे की गारंटी है। तो इस लेवल के ऊपर काम होना चाहिए, एक प्रोग्राम करें इसके ऊपर भी आप। बिल्कुल इस पे करेंगे, और आपकी तरफ आऊँगा दोबारा, क्योंकि इस वक्त इजलास मुलतवी हो गया है आईसीसी के एक दफ़ा फिर, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये मामलात किस रुख बैठेंगे शकील यामीन कांगा साहब, क्योंकि वसी तजुर्बा आप रखते हैं सहाफ़त में। मैं एक बात बताऊँ आपको, शुरू से जब से ये ड्रामा चल रहा था ना कि हमारे जो स्पोर्ट्स अपना पीसीबी उनसे बात करते, देखें इंडिया पावरफुल बोर्ड है, समझे ना आप, वो अपनी मनवाएंगे, वो जो हाइब्रिड सिस्टम है, हाँ, उसके तहत ही खेलेंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे। वो पहले दिन से कह चुके हैं वो कि हम यहाँ नहीं आएंगे। दूसरी टीमें उन्होंने जो भी है, तो अभी ब्लाइंड वर्ल्ड कप आखिरी लम्हात में उन्होंने भी पाकिस्तान नहीं भेजा है। तो कबड्डी, और कबड्डी की तरफ आते हैं, हाँ। कबड्डी की टीम भी जो है इंडिया की टीम ने नहीं भेजना है, और क्या कहेंगे कितने असरात इस पे भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं दीगर खेलों पर भी, क्रिकेट के साथ साथ भारत के साथ। जनरली तौर पे हम एक माहौल जो बना है, कांगा साहब इस पर बहुत मुझसे ज़्यादा रोशनी डाल चुके हैं, डालते भी हैं कि क्रिकेट हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं ना, वो बहुत अहमियत रखती हैं। कबड्डी है, शतरंज है, तीरंदाजी है, घोड़े सवारी, इन गेमों को भी मुख्तलिफ जगहों पे लोग बड़े शौक़ से देखते हैं। इंडिया की टीम, इंडिया के खिलाड़ी और दूसरे बना के कनाडा ने बहुत अच्छी टीम बनाई है कबड्डी की। इसी तरह हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम में बने। देखें, इंडिया का जो बोर्ड है वो वाकई, इसमें कोई शक नहीं है कि पावरफुल बोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन हम अपनी जो भी हमारी है, हम अपने पत्थर की तरह अपना वजन तो रखें, हम अपना वजन बढ़ा के रखें कि होगा जो होगा देखा जाएगा। हमारे खिलाड़ी कम तो ही हैं, हमारे कौन से खिलाड़ी जो ने, आप कांगा साहब ने अभी से पूछा आपने कि जनाब वो जो खिलाड़ी हैं क्यों नहीं निकल रहे, जैसे कि स्पोर्ट्स के हवाले से, स्कूल के हवाले से। हकीकत ये है कि हम अगर थोड़ा सा पीछे चलें लाल पीले स्कूलों के दौर में, ये हमारे आजकल के जो खिलाड़ी थे जिनके बड़े बड़े नाम हैं, गांगा पहलवान, दूसरे खिलाड़ी स्पोर्ट्स में, हॉकी में इतने लोग मौजूद हैं, वो कहाँ से आए? वो इन्हीं स्कूलों से पढ़ कर आए थे, इन्हीं ग्राउंड्स में। क्योंकि आप देखें, गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल हो, हायर स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, उसमें बड़े बड़े गवर्नमेंट ने ग्राउंड दे रखे, उसमें बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं। यहाँ कौन सा है? अभी आप सही कहा कि डेढ़ इंच की मस्जिद बना के 120-80 गज पे उन्होंने स्कूल बना के रखे, वो अपनी मंथली फीस अपने लोगों को देखें। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट जो है बनी हुई है, उनका चेयरमैन भी यहाँ मौजूद है, उनके एक इदारा है, प्राइवेट गवर्नमेंट का भी इदारा है, कोई विजिट नहीं है।
कुछ भी नहीं है हमारे। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हमारे डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन हर कॉलेजेस में मौजूद है, उनके ऊपर तवज्जो दें कि आपने कितने बच्चे अपनी मौजूदगी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई में 17 ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड तक वर्कर आने, कि कौन से खिलाड़ी आपने अपने दौर में अपनी कॉलेज से बाहर प्रोड्यूस किया है, आप उनको तो देखें। उनके पास तो ग्राउंड भी है, अवेलेबिलिटी है, तो कम से कम उनको शो ऑफ तो हम कर पाएँ कि स्पोर्ट कहे नहीं ये गवर्नमेंट का जो खिलाड़ी है स्कूल का, ये यहाँ से निकल के आया है। उनके पीछे एक डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन मौजूद है जो ट्रेंड होता है, जो मास्टर करके फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में उतरता है, वो उनको कुछ डिलीवर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर शकील रहा? यमीन जांगा साहब, प्राइवेट स्कूल की तो बात हो रही थी, गवर्नमेंट स्कूल की सतह पर भी हमें अच्छे प्लेयर्स नहीं मिले। माजी अगर उठाकर हम देख लें तो जिस तरह पीला स्कूल हुआ करता था और इब्राहिम अली भाई स्कूल हुआ करते थे, उसमें अच्छे प्लेयर्स निकल कर आते थे और ओलंपियंस निकले हैं, अच्छे क्रिकेटर्स निकले हैं। अब शायद ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से तो दरकिनार, हमें तो वो जो आप हम जो भी लोग बैठे हैं वो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल ही में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वहाँ वो दाखिला ले लें बजाय इसके कि गवर्नमेंट स्कूल को। तो फिर किस तरह अच्छे प्लेयर्स जो है गवर्नमेंट स्कूल से निकलेंगे? अच्छा देखिए, स्टैंडर्ड होता है ना एक, हमारे सरकारी स्कूलों में वो स्टैंडर्ड रह नहीं गया है। सबकी ख्वाहिश, आपकी, इनकी, मेरी, दूसरों की, कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलाएं, वहाँ स्टैंडर्ड ज़रा मेंटेन किया हुआ अच्छा है। हमने आपने पीले और उस स्कूलों में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और उस वक्त स्टैंडर्ड था तो मेजॉरिटी वहीं जाती थी और वहाँ से ही टैलेंट निकलता था। ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद और जितने भी आपके इस्लाउद्दीन, जितने ओलंपियन आपके और टॉप खिलाड़ी थे, सब वहीं से निकले हुए। अब इसलिए नहीं निकल रहे कि वो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे हैं ही नहीं। आप जाए ना, मैं तो विज़िट किया एक स्कूल का, मैं गया वहाँ पे, आप यकीन करें मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। ये नाज़िमाबाद में स्कूल है, तो गवर्नमेंट का स्कूल, इतना बड़ा स्कूल है, सारी ग्राउंड भी है, सब कुछ है, मगर वो एक क्लास के अंदर 5 बच्चे बैठे हुए हैं और 5 में से 3 बच्चे बंगाली, समझे? मतलब इधर उधर के मासियों के जो बच्चे हैं ना, वो बड़ा अफसोस। मैंने कहा ये क्या कहना है कि भाई यही है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की तादाद कम हो गई। अब मुझे किसी ने इतला दी है कि भाई अब वो गवर्नमेंट स्कूलों में थोड़े बच्चे बढ़ना शुरू हो गए। तो जब तक आप स्टैंडर्ड अच्छा नहीं करेंगे स्कूलों का तो बच्चे वहाँ जाएंगे नहीं। जब बच्चे नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है टैलेंट कहाँ से आएगा? चलें, यकीनन टैलेंट कहाँ से आएगा, इसी टैलेंट पे थोड़ी क्रिकेट पे भी बात कर लेते हैं मजीद। और शकील यमीन कांगा साहब, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आखिरी T20 मैच हारा, हमने 4 तब्दीलियाँ की थी। ऐसा लगता है कि हम इस क्लास की टीम हो गए हैं कि अगर हम तब्दीली भी करते हैं 3-4 तो जिम्बाब्वे जैसी टीम, अमेरिका जैसी टीम, अमेरिका से तो खैर हम फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल लेते हैं, उनसे भी शिकस्त हो गई थी। जिम्बाब्वे का म्यार और पाकिस्तान के म्यार की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने सिर्फ तब्दीली की और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप समझिए, नौजवान खिलाड़ी, क्योंकि मौके बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, नौजवान प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, प्लेयर्स का काम है कि वो परफॉर्म कराए। लेकिन अगर हम बैक पे थोड़े से चले जाएँ तो शायद नाइंसाफ़ी भी हम बहुत से प्लेयर्स के साथ करते दिखाई दे रहा है। फ़खर जमान हमारे साथ है, ऐसा प्लेयर जो तनहा मैच जिता सकता है। इमामुल हक ऐसा प्लेयर जो तनहा मैच जिता सकता है। लेकिन हमने शायद तजुर्बे को थोड़ा सा साइड कर दिया, नौजवानों को मौका दिया। लेकिन वो नौजवान प्लेयर भी, खासकर मैं साइम की बात करूंगा, अब्दुल्ला शफीक की बात करूंगा, कि दोनों ने उस किस्म का अब तक कोई ऐसा परफॉर्म नहीं किया है कि इस बेस पे वो टीम में मुस्तकिल जगह बना सके। देखिए एक बात ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टीम चलानी है ना तो तजुर्बेकार और नौजवान साथ साथ इनको जो है ना खिलाना चाहिए। अब आप ये चाहेंगे कि तजुर्बेकार और सीनियर खिलाड़ियों को अपने साइड में बैठा के जूनियर्स खिलाड़ियों के ऊपर आप रिलाई करेंगे और सोचेंगे ये जीत जाएंगे, तो उन्होंने अभी क्रिकेट पे मुकम्मल तौर पे फोकस नहीं किया। जब वो फोकस करेंगे, तजुर्बा हासिल करेंगे तो फिर ही परफॉर्म करेंगे ना। अभी तो चल रहा है, मगर ये कि पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को चाहिए कि जहाँ जूनियर्स हैं उनके साथ साथ सीनियर्स को भी मौके दें। बिल्कुल है, जूनियर के साथ साथ सीनियर्स को भी मौका दें। अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं शकील यामीन कांगा साहब। और ग़ुलाम यासीन साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि ख़वातीन की बात हुई थी कुछ देर कबल, हम फुटबॉल पे कर रहे थे और कुछ आपसे भी सुनगुन मिली है कि ख़वातीन के लिए भी कबड्डी का कोई इवेंट करवाने जा रहे हैं आप लोग। जी हाँ, अभी हमने ट्रायल किए हैं प्रीमियर में, पता है गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद में, और कोशिश हमारी ये होगी कि इसी एंड ऑफ मंथ में हम कबड्डी का बच्चियों का भी प्रोग्राम करें और जेंट्स का भी करें, क्योंकि बच्चियां जो है ना, अब उसको हम और कैद नहीं कर सकते। बच्चियों में बहुत टैलेंट है, बहुत है। आप उनकी बॉक्सिंग को देखें, आप उनकी जूडो कराठा में देखें, ताइक्वांडो में देखें,
فٹ بال میں دیکھیں، آپ دیکھیں کتنی بچیاں ہیں اندرون سندھ سے. آپ یہ نہ سمجھیں فٹ بال کی بات ہو رہی تو فٹ بال میں بھی دیکھیں وہاں پہ اسٹیریوٹائپ نہیں ہے، لیکن وہ کچا گراؤنڈ ہے، وہاں بچیاں کھیل رہی ہیں اسکول کے اندر، گرلس کالجز کے اندر وہاں پہ کھیل رہی ہیں. وہ بچیاں ہیں نا، وہ ان میں ٹیلنٹ ہے، وہاں سے ٹیلنٹ. آپ دیکھیں ابھی آپ ہی بتا رہے ہیں کہ 9 ٹیمیں اندرون سندھ سے آئی ہیں. اٹ مین حیدرآباد سے آئی ہوگی، میر پخا سے ہوگی، سکھر سے ہوگی، لاڑکانہ سے آئی ہوں گی ٹیمیں. تو یہ ہیں تو کھیلی ہیں یا ان میں ٹیلنٹ موجود ہے تو آئی ہیں. اٹ مین ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ کبڈی میں بھی ہم آپ کو بہت اچھی پرفارم پیش کر دیں گے. اور بچیاں جو ہماری موجود ہیں اسکول اور کالج لیول پہ، وہ جلد ہی ایک ایونٹ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کراچی کے عوام کے لیے کہ بچیاں بھی کبڈی کھیل سکتی چلیں بچیاں بھی کبڈی کھیل سکتے ہیں. شکیل یامین کانگا صاحب، امپورٹنٹ دورہ ہے، دورہ جنوبی افریقہ، اور سینئر جونیئر کا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملاپ ضرور ہونا چاہیے. ملاپ وہاں ضرور ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو جنوبی افریقہ کا دورہ ہے ہمارے لیے آخری امید ہے شاید ہے کہ اچھے پلیئر جو ینگ ہیں ان جن کے اندر صلاحیت ہے ہم انہیں سلیکٹ کر سکے. 2 سے 3 کھلاڑی ایسے ہیں، اگر سفیان مقیم کی بات کر لیں اس کے اندر ٹیلنٹ نظر آیا ہے. پھر ساتھ ساتھ جس طرح ہم مڈل آرڈر پر کافی بات کر رہے تھے، ابھی بھی مڈل آرڈر پہ فقدان ون ڈے میں ہمیں نظر آ رہا ہے. سلمان علی آقا سلیکٹ ضرور ہو گئے، پرفارم نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو سعود شکیل کو کیا وجہ ہے کہ ہم مڈل آرڈر پہ سلیکٹ نہیں کرتے؟ وہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا وائس کپتان بھی ہے. یہ بات اچھی کی آپ نے. سعود شکیل کو ان کو بیچ میں لانا چاہیے، مڈل آرڈر بیٹنگ میں اس کو حصہ بنانا چاہیے ٹیم کا. اور ایک دوسری بات یہ کہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ ہو، اپنا آسٹریلیا ہو، یہاں اور انگلینڈ، یہاں کے وکٹوں میں اور پاکستان کے وکٹوں میں فرق ہے. اصل میں وہاں پہ بیٹسمین کو تھوڑا اسٹے کرنا پڑتا ہے، اسٹے کرے گا تو اسکور کرے گا. اب وہ اوپننگ بیٹسمین، اگر آپ کو اوپننگ اسٹینڈ اچھا ملے گا تو پھر مڈل آرڈر بھی جو ہے نا صحیح پرفارم. جب آپ کی اوپر کی وکٹیں اوپر تلے گر جائیں گی تو پھر وہ پریشر آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر وہ ٹیم دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ ٹیم دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وکٹوں کے حوالے سے ہمیں یقیناً جو سلیکٹر ہیں، جو کپتان ہیں اور جو مینجمنٹ ہے، انہیں جو ہے اوپنرز، خاص کر اگر ہم دیکھیں تو اوپنرز کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، چاہے T20 ون ڈے یا ٹیسٹ میچز ہو. تو اب تک اوپنرز کا رول پاکستانی ٹیم کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. حالانکہ ہم نے تجربہ کار اوپنرز کو سائڈ لائن کر نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے پرفارم کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. شکیل یامین کانگا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. غلام یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.